थे सर। हाँ हेलो तो सर। चालू करते थे। हाँ गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। म्यूट करने दो, गुड रुको। इवनिंग सर। इवनिंग सर। हाँ बोलो बोलो। डाउट सर क्लास ये के। अभी बात कर रहा था अनम्यूट कर, हम धोखे में आ गए सर। सर तो सर हमें क्यों नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा हूं ना मैं तो। नहीं सर, सर ये प्रीतम बिल्कुल जो दिख नहीं सर, अभी सर ये बात कर रहा था अनम्यूट करके। ठीक है ठीक तो है। प्रीतम हम बात कर धोखे रहा में आ था। गए कि सर हमें क्यों नहीं दिख रहे? अभी दिख रहा हूं ना। हाँ यस सर सर। अभी तो दिख रहे हो सर। चलो म्यूट कर रहा हूं सब लोगों को। सर डाउट ले लीजिए। डाउट क्लास के बाद। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, ठीक है। होमवर्क आप लिख के लाए, क्योंकि आप होमवर्क करके लाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं और मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। अब आज जो है, ठीक है ठीक है, आप लोग थोड़ा सा चैट वैट क्वेरी वरी बाद में करो ना यार प्लीज। अभी क्लास करने तो जो होगा लास्ट में करके लेंगे, क्लास के बीच में मत करो प्लीज, वो थोड़ा सा फ्लो बिगड़ता है उसका, समझो इस बात को। हाँ जी। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंस्टीट्यूट आपको 4 मार्क्स के देता है, और 4 मार्क्स में 1 मार्क्स, मतलब एक एक मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है जी। सो इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क में दे दिए थे कल, जिसको आप खुद लिख के लाएंगे, लाए हो गया आई मीन टू से। बाकी के क्वेश्चन मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि क्या वो बोल रहे हैं, फिर उसको कैसे लिखना है समझ के लेंगे, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, केस स्टडी है, समझ लीजिए, जहां पे 2 पार्टी है मान लीजिए, ठीक है। पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, ठीक है। पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, ये 2 पार्टी है। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में? कि भाई हमारे बीच में कोई भी लड़ाई हुई कल, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, एजुकेशनल पर्पस हो, गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, कोई भी हो, ठीक है। इनके में एक कोवेनेंट डला हुआ है, बोल लो कोवेनेंट बोल लो या क्लॉज बोल लो, जिसपे यहां पे इन्होंने ये लिखा हुआ है नो एक्शन। नो एक्शन आपको भी ये साथ साथ में लिखना है, क्योंकि मैं कीवर्ड्स भी यहीं पे देते रहता हूं साथ साथ में। शुड बी ब्रॉट इन केस ऑफ ब्रीच, यानी कि दोनों में से कोई भी पार्टी अपना वादा अगर तोड़ती है तो कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा ब्रीच के केस पे। ब्रीच के केस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। अब एक तो ये हो गया। अब ये किस पे फॉल होता है, मतलब जब आप ऐसा कुछ लिख देते हो ना अपने क्लॉज के अंदर, ये वाली बात जब आप लिख देते हो ऐसा, नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस पे ना मैं बहुत ज्यादा कीवर्ड पे फोकस करने वाला हूं, इस पे नो एक्शन पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जब भी आप ऐसा कोई अपना क्लॉज डालते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसको उस कैटेगरी में डाला जाता है जिसको बोला जाता है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब, आप हो सकते हैं दोनों पार्टी जो हो मेजर हो, पार्टी नंबर 1 भी मेजर है, पार्टी नंबर 2 भी मेजर है, दोनों पार्टी साउंड माइंड के भी हैं, दोनों पार्टी ने कंसीडरेशन भी लगा है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन आप एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट वाले कैटेगरी पे आ रहे हैं। और वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी का नाम है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। यदि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसपे पार्टी को आप रोक लगा रहे हो, रिस्ट्रेंट का मतलब है कोई काम करने से रोकना, लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना, ये कीवर्ड है अपना भैया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये आता है सेक्शन नंबर 28 पे।
और ये वन ऑफ द एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के अंदर सिर्फ एक ही एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करोगे तो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग करोगे तो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो अपन ने कल पढ़ा था वैसा करोगे तो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में। तो मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। इंस्टीट्यूट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट में या तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारे एग्रीमेंट है, ठीक है, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के अंदर भी बहुत सारे एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ फेवरेट है उनके इंस्टीट्यूट के, जिसकी प्रैक्टिकल केस स्टडी हम बनाने की और समझने की और लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया ऐसा एग्रीमेंट जहां पे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसपे आपका एक क्लॉज डला हुआ है कि अगर कल को दोनों में से कोई एक पार्टी ब्रीच करती तो कोई एक्शन नहीं लेगा, यानी कि आप उसको अपने अधिकार की लड़ाई करने से रोक रहे हो। आप उसको कोई तो एक्शन करने दो। लीगल प्रोसीडिंग से सीधा संबंध है कि आप उसको कोर्ट जाने से मना कर रहे हो। तो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हुआ, सेक्शन नंबर 28 के अंदर है। अब सेक्शन नंबर 28 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 28 बोलता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो लीगल प्रोसीडिंग के लिए तो ये वॉइड है। अब लेकिन रिस्ट्रिक्शन के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है ध्यान से समझना। जब मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा नो एक्शन के अंदर, तो आपको ये समझ में आ रहा है नो एक्शन यानी कि खत्म, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और यही शब्द से मैं एक महत्वपूर्ण वर्ड निकालना चाहता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं ये क्लॉज डाल के पार्टी ने एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? नो एक्शन, भाई कुछ भी नहीं कर सकते आप। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन कीवर्ड है ये आना चाहिए आपके आंसर में। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, एक वर्ड और आना चाहिए, फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट। मैं एक बार कीवर्ड दोहराना चाहता हूं, ये कीवर्ड तो है ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के अंदर रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एक कीवर्ड है। मैं नंबरिंग कर देता हूं इसका। ये नंबर 1, जब मैं इसको नंबर 1 कह रहा हूं, तो इसके अंदर सेक्शन भी इन्वॉल्व हो जा रहा है। नंबर 2 रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, नंबर 3 फ्रॉम इन्फोर्सिंग इज राइट। ये कीवर्ड्स है, ये आपके आंसर में आने ही चाहिए, ठीक है। अब बात जब आ रही है नो एक्शन, जब आपने साफ मना कर दिया नो एक्शन, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन को मैं और सरल भाषा में, लॉ की भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, अदर लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई साहब ये है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन। कंप्लीट, कुछ भी करने का आपने अधिकार नहीं दिया है। अब समझिएगा इस बात को। आपने एक प्रोविजन सुना कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आर्बिट्रेशन का? आर्बिट्रेशन करके कंसेप्ट है आपके इसी में। अब आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन का मतलब ये है, आर्बिट्रेशन को क्वासी कोर्ट बोला जाता है। क्वासी कोर्ट का मतलब क्या? आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट समझेंगे, पहले शॉर्ट में बता देता हूं, डिटेल में नहीं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट के लिए जितनी चीजें चाहिए उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा होता है कि जैसे आप आर्बिट्रेशन में रेप, मर्डर, डकैती, लूटपाट, किडनैपिंग, ये सब केस नहीं ले जा सकते। आर्बिट्रेशन के अंदर एक कोर्ट सेटअप किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, जिसके अंदर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठते हैं, और वहां पे ऐसे कानून के स्ट्रिक्ट लेवल पे गवाही, पेशी, सुनवाई, वकील, ये सब नहीं होता। एक जज साहब बैठे रहता है, वो बोलता है बता भाई तेरी क्या समस्या, अच्छा तेरे को ये तकलीफ है, बता तेरी क्या समस्या, और एक सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। एमिकेबल सेटलमेंट बोलते हैं इसको। लीगल वर्ड बोलूं अगर, इसको बोलते हैं एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब होता है ठीक है यार, तुम्हारे को आपस में तकलीफ है, कोर्ट जाओगे तो बहुत लंबा तारीख पे तारीख लगेगा, यहां पे स्पीडी ट्रायल हो जाएगा।
स्पीडी ट्रायल के साथ साथ कोर्ट की फीस भी कम लगेगी और एमिकेबल सेटलमेंट यानी कि बीच का रास्ता निकाल के दोनों पार्टी अपनी नाराजगी दूर करके सेटलमेंट करते हो। तो अब भाई कोई मर्डर वर्डर के केस तो यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, यहाँ पे वही सिविल केसेस की सुनवाई होती है जो ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं है और जल्दी जल्दी कार्यक्रम हो जाता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, आप कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करते हो तो ये कोई क्राइम तो नहीं हो जाएगा, आपने कोई मर्डर तो नहीं कर दिया। तो पार्टीज अगर चाहे तो ये डिसाइड कर सकती है अपने कोवेनेंट के अंदर, अपने क्लॉज के अंदर ये डिसाइड कर सकती है कि आप कोर्ट ना जाओ, कोर्ट में एक्शन नहीं होगा। पार्टी ये डिसाइड कर सकती कि भाई हम कोर्ट ना जाके आर्बिट्रेशन जाएंगे, कोई भी मुद्दा होगा तो एमिकेबल सेटलमेंट करवाएंगे, एमिकेबल बीच का रास्ता निकलवाएंगे, ये आप कर सकते हो। अगर कोवेनेंट में ये लिखा हुआ है कि आप कोर्ट ना जाके आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, कोर्ट नहीं जाओगे लेकिन आर्बिट्रेशन में जाओगे, तो क्या मैं इस क्लॉज को एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन कंसीडर करूं? मेरा प्रश्न है। अगर ये क्लॉज है कि कोर्ट ना जाओ बट आर्बिट्रेशन जा सकते हो, कुछ लड़ाई होगी तो आर्बिट्रेशन जा सकते हो, तो क्या मैं इस क्लॉज को एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन मानूं? तो मैं इसको क्या नाम दूंगा मेरे बच्चे? इसको मैं नाम दूंगा पार्शियल रिस्ट्रिक्शन का कीवर्ड। इसको मैं नाम दूंगा पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, नॉट एब्सोल्यूट वन, पार्शियल। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नंबर कौन सा हो गया? चौथा। एब्सोल्युटली अगर रिस्ट्रिक्शन है तो जाके आप कवर होते हो किसके अंदर? रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता अगर आप छोड़ रहे हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल। और पार्शियल रिस्ट्रिक्शन अगर है तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर कवर नहीं होता, क्योंकि रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के लिए कीवर्ड क्या है? चारों तरफ से रास्ता बंद कर दोगे ना, कहीं पे भी उसको अपने हक की लड़ाई लड़ने नहीं दोगे ना, कहीं पे भी उसको आप अपना राइट इन्फोर्स करने नहीं दोगे ना, कंप्लीटली एब्सोल्युटली, तो वो इसके अंदर फॉल होगा। लेकिन आप उसको कहीं तो जाने दे रहे हो ना, आप उसको आर्बिट्रेशन जाने दे रहे हो ना, आप उसको कोर्ट जाने से मना कर रहे हो। तो ये एब्सोल्यूट है कि ये पार्शियल है? ये एब्सोल्यूट है कि पार्शियल है? पार्शियल है। तो पार्शियल है तो डेफिनेटली पार्शियल रिस्ट्रिक्शन अगर रहेगी तो ये क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा, ये वॉइड नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन में वैलिड होना ये भी अपनी जगह हो गया। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? कीवर्ड समझ में आ रहे हैं सबके? कंसेप्ट समझ में आ रहा है पूरा? ये हो गई एक बात। तो मैंने यहां पे आपको दो सिचुएशन पढ़ा दी। एक सिचुएशन जहां पे क्लॉज पे लिखा हुआ है नो एक्शन, जब नो एक्शन बोल रहा है मतलब कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अगर ऐसा लगा कि नो एक्शन कैन बी टेकन बाय इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट द पार्टीज कैन सेटल द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, इसको अपन बोलेंगे पार्शियल। और जहां नो एक्शन लिखा है इसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है दैट विल फॉल अंडर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है वो फॉल उस पे नहीं होगी और वो वैलिड कहलाएगा। बराबर। मेरे को पहले वाले केस में तो आपको समझ में आ गया वॉइड है, दूसरे वाले में क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। एक हो गई बात। दूसरी बात करता हूं मैं। कल मैंने आपको एक केस स्टडी दी जिसका आंसर आपने लिख के लाया होगा। केस स्टडी में मैंने आपको यह बताया था, ध्यान से सुन के लीजिएगा मेरी बात को। भाई दो कोर्ट्स है, ठीक है? दो कोर्ट है। एक कोर्ट है कहां का भैया? छत्तीसगढ़ का है। एक कोर्ट है भैया कहां का? महाराष्ट्र का। ये दोनों कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब हक है। इनको हक है कि अगर छत्तीसगढ़ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है चाहे महाराष्ट्र पे, दोनों कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, दोनों कोर्ट को हक है कि वो सुनवाई कर सकते हैं। और सुनवाई करने को बोलते हैं टू ट्राई अ सूट। ट्राई अ सूट का मतलब इसकी सुनवाई हो सकती है, ट्रायल चल सकता है, केस चल सकता है। ट्रायल का मतलब केस चलना, टू ट्राई अ सूट। लेकिन क्या होता है, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 आपस में क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं। और उस एग्रीमेंट में बोल रहे हैं कि दोनों में से किसी एक कोर्ट पे ही सुनवाई की जाएगी, किसी एक में, एनी वन ऑफ कोर्ट। ये एक क्लॉज है, किसी एनी वन कोर्ट पे ट्रायल चलेगा। बराबर है क्या?
अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर बैठेगा क्या? आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं बैठेगा ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में? बोले सर हम ये थोड़ी बोल रहे कि कोई भी केस में चलेगा ही नहीं ट्रायल, हम तो ये बोल रहे हैं दोनों में से किसी एक में चलेगा। तो सर ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है। और ये वाला जो एग्रीमेंट में क्लॉज है सर, ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है एवरीबॉडी। एक केस ये हो गया। तीसरा केस मैं आपको बताना चाहता हूं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के अंदर ही आता है। चौथा भी बताऊंगा, पांचवा भी बताऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे केस लॉ है थर्ड यूनिट के अंदर, सारी चीजें अपन करके लेंगे, इकट्ठे करके लेंगे, लेकिन पहले सबको छोटे छोटे कंसेप्ट में समझ के लो, ठीक है। अब एक बात और है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है वाई, ठीक है। अब ये दोनों, ये बंदा ऑफर कर रहा है इसको कि भाई तुम क्या मेरी मारुति कार को, मतलब आप अपनी मारुति कार को बेचोगे क्या? टू सेल मारुति कार, टू सेल मारुति कार। वाई के पास एक मारुति कार है, ठीक है। तो एक्स ऑफर कर रहा है टू सेल मारुति कार, यानी कि ये एक्स के पास एक मारुति कार है और एक कौन सी कार है पता है? एक वैगन आर है। अब एक्स ऑफर कर रहा है वाई को, जबकि वाई के दिमाग में क्या है? वाई के दिमाग में चल रही है ये वाली कार, मारुति कार। वाई को लगता है कि एक्स के पास, वाई को लगता है, वाई बिलीव कर रहा है दैट एक्स हैज ओनली वन कार, और उसको लगता है वो वाली कौन सी कार है? वैगन आर है। अब क्योंकि वाई को ऐसा लगता है कि एक्स के पास एक ही कार है वैगन आर, तो वाई जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो वैगन आर के लिए दे रहा है, और एक्स जो ऑफर दे रहा है वो मारुति के लिए दे रहा है। यहां पे कंसेंसस एडिडम नहीं है मेरे ख्याल से, और इसको अपन मिस्टेक के अंदर लेते हैं, और जब मिस्टेक होती है तो फिर ये एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, ठीक है। अब इसमें ना एक बात समझना, आप इसमें एक बात समझना, इस पे एक बात ऐसी है, एक यूनिलेटरल मिस्टेक होता है, एक बायलेटरल मिस्टेक होता है। अगर आपको पता है तो दो प्रकार की मिस्टेक होती है, एक यूनिलेटरल होता है, एक बायलेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब होता है जब एक ही पार्टी को क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है, मिस्टेक हो रही है। लेकिन जब दोनों ही पार्टी को मिस्टेक होती तब जाके वो क्या हो जाता है? एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। समझना कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं। अब अगर यहां कायदे से देखोगे तो मिस्टेक में कौन है? मिस्टेक में कौन है? मिस्टेक में एक्स है कि मिस्टेक में वाई है? कौन है मिस्टेक में? मिस्टेक में दोनों हैं कि मिस्टेक में एक ही बंदा है? मेरा प्रश्न है, मिस्टेक में एक बंदा है कि मिस्टेक में दोनों बंदा है? वाई मिस्टेक में, क्योंकि भाई एक्स को तो पता है भाई मेरे पास एक मारुति कार है, मेरे पास एक वैगन आर है, बराबर है क्या? अच्छा, एक्स जब ऑफर कर रहा है तो मारुति कर रहा है, वाई को लगता है कि भाई एक्स के पास एक ही कार है और वो एग्री कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट इसके लिए दे रहा है। तो भैया गलती तो सिर्फ तुम्हारे तरफ है ना, इसको बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक। तो अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो भैया वैलिड, अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो होता है वॉइड। समझ में आ रही क्या बात लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? ये हो गया तीसरा। अब एक मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, चौथा वाला पॉइंट ध्यान से समझ के लेना। चौथी केस स्टडी को थोड़ा सा खास तौर पे समझ के लेना। मैं आपको दो प्रकार की केस स्टडीज में दूंगा, दोनों प्रकार में आपको बताना है कि क्या हो सकता है करके, ठीक है। एक व्यक्ति है एक्स, एक्स जो है ये फिजिशियन है, एक्स जो है ये फिजिशियन है, यानी कि डॉक्टर एक प्रकार से बोल लो, ठीक है। वो वाई को एम्प्लॉय करता है, वाई को एम्प्लॉय कर रहा है एज एन असिस्टेंट, ठीक है। जो भी सैलरी देता होगा, एक्स वाई जेड सैलरी है, सैलरी से अपने को लेना नहीं है,
2 साल के लिए अपॉइंट करता है, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और यहां पे एक क्लॉज रहता है जिसमें वाई भाई साहब एग्री करते हैं, ये भाई साहब एग्री करते हैं कि नॉट टू प्रैक्टिस एज सर्जन एंड फिजिशियन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, इन 2 साल में वो एज अ सर्जन और फिजिशियन काम नहीं करेगा। अब पॉइंट ये आता है, क्या इस क्लॉज की वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा कि एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, ठीक है। और कौन से एक्सेप्शन में ये वाला एग्रीमेंट आता है, ये जैसे अपन बोल लेते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में टू बी मोर स्पेसिफिक सर्विस एग्रीमेंट है। तो सर्विस एग्रीमेंट जो कि आता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो कि आता है सेक्शन नंबर 28 के अंदर, इस प्रकार के एग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं। आप मुझे बताइए ये वैलिड है कि वॉइड है, ये वैलिड है कि वॉइड है, ये वाला एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? दिनकर कह रहा है वॉइड होगा, बाकी सब कह रहे वैलिड होगा, और मैं भी कह रहा हूं कि ये वैलिड होगा। क्यों? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर एक एक्सेप्शन है कि सर्विस एग्रीमेंट के दौरान, सर्विस एग्रीमेंट के दौरान अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि उसका एम्प्लॉय उसी के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में ना आ जाए, और अगर कंडीशन रीजनेबल है, अगर कंडीशन रीजनेबल है, तो वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कहलाएगा। यहां पे भाई साहब सिर्फ 2 साल के लिए आपको मनाही की है, 2 साल के बाद तो आप फ्री हो ना भैया, आप मेरे से डायरेक्ट कंपटीशन करने लग जाओगे, बोल के मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो ये क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा, और ये एक्सेप्शन के अंदर आएगा। हाँ कि ना एवरीबॉडी? हाँ कि ना? अब मेरी बात सुनिएगा एक और, ठीक, लास्ट वाला, इसको अगर आप आंसर कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। 1-2 क्वेश्चन मैं इकट्ठे लिखवाऊंगा सब, हाँ मैं इकट्ठे लिखवाऊंगा, सबको पहले समझा रहा हूं, इकट्ठे लिखवाऊंगा। एक ये हो गया। अब एक और समझिएगा, एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है वाई, ठीक है। आप इन व्यक्तियों को ऑर्गेनाइजेशन भी कंसीडर कर सकते हो, आप इन व्यक्तियों को इंडिविजुअल भी कंसीडर कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि व्यक्ति एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस पे मसाला क्या बन सकता है। ये दोनों के दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी स्टेट के अंदर एक वीट के ब्रांड से डील करते हैं, और उस वीट के ब्रांड का नाम है पॉपुलर ब्रांड, उस ब्रांड का नाम है पॉपुलर ब्रांड, एवरीबॉडी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्स को रियलाइज होता है कि भैया ये जो वीट का बिजनेस है ना बहुत पैसे देने वाला है, बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। तो एक्स भाई साहब क्या करते हैं, एक्स भाई साहब ऑफर करते हैं, एक्स भाई साहब ऑफर कर रहे वाई को 10 लाख रुपए दूंगा, कह रहे, बोले वाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए में एक मेरी कंडीशन है, और वो कंडीशन ऐसी है कि भाई साहब वाई शैल नॉट सेल, क्या नहीं बेचेगा भैया? पॉपुलर ब्रांड का वीट नहीं बेचेगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? दोनों यूपी में काम कर रहे हैं। ये एक्स को रियलाइज होता है कि भैया ये वाला जो ब्रांड है ना बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एक्स वाई को ऑफर कर रहा है, बोले वाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, मेरी कंडीशन ये मेरे भाई, तू वाई जो है तू सेल नहीं करेगा पॉपुलर ब्रांड का वीट यूपी में। क्या मैं इससे मतलब ये निकाल सकता हूं कि एक्स खुद ही चाह रहा है वहां पे धंधा करना, वो खुद ही बेचना चाह रहा है सारी चीजें? कहीं ना कहीं मैं इससे ये मतलब निकाल सकता हूं कि क्या एक्स का जो इंटेंशन है, इंटेंशन बिहाइंड ऑफर इज टू क्रिएट मोनोपोली। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? ठीक है। अच्छा, जब ये साथ साथ में ऑफर कर रहा है
जब ये साथ साथ में ऑफर कर रहा है, इस ऑफर में भी मैं इंटेंशन निकाल सकता हूं कि ये रिस्ट्रेंट इन ट्रेड का एग्रीमेंट हो रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि एक्चुअल में रिस्ट्रेंट है कि नहीं है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, रिस्ट्रेंट इन ट्रेड के कुछ एक्सेप्शंस अगर आपको पता है तो, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कुछ एक्सेप्शंस है। किसके एक्सेप्शंस है मेरे बच्चों? रिस्ट्रेंट इन ट्रेड के कुछ कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या क्या एक्सेप्शन है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला एग्रीमेंट जो अपन कर चुके हैं, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं सर्विस एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉय, इसको अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कल सीए वाला एग्जांपल लिए थे और अभी एक फिजिशियन वाला एग्जांपल लिए। ये वाला बिल्कुल वैलिड रहेगा। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? भले आप यहां पे रिस्ट्रेंट लगाओगे फिर भी ये वैलिड होगा, हाँ कि ना बोलिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, एक ना आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको एक बार बता देता हूं, ट्रेड कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, ट्रेड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अब जैसे कि मान लो भाई प्रेरणा जी हैं, श्रेया जी हैं, दिनकर जी हैं, राजेश जी हैं, रश्मि जी हैं, ये पांचों का ना जेरोक्स का बिजनेस है, फोटोकॉपी करते हैं लोग। कॉलेज के बाहर पांचों की दुकान है, ठीक है, और कॉलेज के बाहर इन्हीं 5 की दुकान है। तो ये क्या कर रहे हैं पता है क्या भाई? ये ऐसा कर रहे हैं कि यार देख राजेश भाई, तू ना एक पेज का 2 रुपए लेता है, ठीक है, दिनकर ये 2 का देख के 1.5 चार्ज करने लग गया है, प्रेरणा 1.5 का 1 चार्ज करने लग गई है, और श्रेया 1 का 50 पैसे चार्ज करने लग गई है। कल को रश्मि आ जाएगी, बोले आप मेरे यहां से फोटोकॉपी कराओ, 1 रुपए मेरे से लेके जाओ। ये तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तकलीफ हो रही है। अपन एक अपना यूनियन बना लेते हैं, फोटोकॉपी जेरोक्स यूनियन बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड कर लेते हैं। भाई साहब आप कोई भी दुकान में जाओ, 1.5 रुपए प्रति पेज लगेगा। भाई केशव तेरे पास है, राजेश तेरे पास है, तू भी 1.5 लेना, दिनकर तेरे पास है, तू भी 1.5 लेना, प्रेरणा तुम्हारे पास है, तुम भी 1.5, तुम भी 1.5। हेल्दी कंपटीशन करो, ये सब गलीचपना मत करो, गंदगी मत करो, बराबर है क्या? इसको बोलते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन। क्या आपने ऐसा किया कि राजेश आ रहा है, बुला रहा है, श्रेया, प्रेरणा, दिनकर, ये लो तुम लोग 50-50 लो, अपना दुकान बढ़ाओ, यानी कि सिर्फ मैं रहूंगा, तो सिर्फ मैं रहूंगा, तो ये मोनोपोली वाला इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एक ट्रेड कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन करो। ये वैलिड है, ये वैलिड है। और ये कई कई बच्चे लोग के जो व्यापार होंगे, जिनके पिताजी का व्यापार होगा, आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि ये व्यापारी संघ में ऐसा ये ट्रेड कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, ये वैलिड है। एक ये हो गया। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्रीमेंट अंडर पार्टनरशिप। एग्रीमेंट अंडर पार्टनरशिप। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, हम 3 पार्टनर हैं, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या तीनों कंपनी सेक्रेटरी हैं, हमने वहां पे क्लॉज डाल दिया भाई जब तक तुम इस पार्टनरशिप बिजनेस में हो तुम अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म में रह के जो प्रैक्टिस करना है करो, अलग से नहीं कर सकते। अगेन क्योंकि तो डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, तुम यहां से अपने क्लाइंट बनाओगे और अपनी सेपरेट फर्म में लेके चले जाओगे, तो पार्टनरशिप में भी ये चलेगा, बराबर है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब पॉइंट ये है मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से इस बात को समझ के लीजिएगा, ये 3 प्रकार के अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शन के अंदर आता है, और ये 3 प्रकार के जो रहेंगे ये वैलिड रहेंगे। मेरा आपसे प्रश्न ये है, ये जो मैंने आपको कराया है, ये जो मैंने आपको यहां पे बताया है कि जो ऑफर 10 लाख का दे रहा है, ये है वो है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन है कि ये कॉम्बिनेशन मोनोपोली वाला है? क्योंकि अगर मोनोपोली वाला है तो वॉइड है, ट्रेड कॉम्बिनेशन है तो वैलिड है। आप बताइए मुझे, ये मोनोपोली वाला है सर। अच्छा, जब कोई मोनोपोली वाला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मोनोपोली वाला है तो ये 2 चीज के अंदर आता है। एक तो ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के अंदर भी आता है, और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी आता है। समझ में आ रही क्या बात? कहीं ना कहीं आप जनता का नुकसान कर रहे हो ना, खुद आप अकेले मोनोपोली क्रिएट करोगे और औने पौने दाम में बेचोगे। जब तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है तो तुम डर के बेचते हो, कम में बेचते हो। अब तुम अकेले राजा हो जाओगे, तुम अपने औने पौने दाम में बेचोगे। समझ में आ रही है बात?
तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब तुमको जनता भी माफ नहीं करेगी, और ये एक्चुअल में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर भी फॉलो हो रहा है। हाँ कि ना जी एवरीबॉडी? तो यहां पे आपका जो इंटेंशन है, यहां पे जो आपका इंटेंशन है, मैं बोल सकता हूं प्रेजेंट केस में जो अपना इंटेंशन है ये है कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट केस की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट केस कॉम्बिनेशन विच क्रिएट मोनोपोली, ओके, विच क्रिएट मोनोपोली, ठीक है, विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी as well as expressly declared void। बराबर है क्या? अब प्रश्न ये है, अब प्रश्न ये है समझना, प्रश्न ये है समझना, वाई क्या करता है? वाई तो ले लेता है इससे 10 लाख रुपए ले लेता है, वाई रिसीव कर लिया 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए रिसीव करने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, पॉपुलर बिजनेस ब्रांड के वीट को बेच रहा है। अब एक्स इसके ऊपर स्यू करना चाहता है, मेरे को बताओ क्या सूट मेंटेनेबल है क्या? क्यों मेंटेनेबल नहीं है? अरे तुम्हारा एग्रीमेंट ही वॉइड है, अपोज टू पब्लिक। जब एग्रीमेंट ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो कहेगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, बराबर है क्या? एक ये हो गया। तो यहां पे अपने कीवर्ड एक तो ये आ गए, ये कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट कर रहा है मोनोपोली, जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड भी है एवरीबॉडी। और कल को मान लो कोई एक्सेप्शन आएगा तो आपको ये समझ के लेना, मैं बीच में आ रहा हूं क्या इस पे? इसको नोट डाउन कर लो। अरे मैं कितना बड़ा हो गया यार। हाँ चलिए इसको नोट डाउन करो फटाफट। बाकी का भी नोट डाउन कर लिए ना आपने? ठीक है चलिए। कार वाले केस में सर ऑफर ही कंप्लीट नहीं हुआ ना भाई, ऑफर कंप्लीट यार, एक्सेप्टेंस दिया ना वाई ने, ठीक है। आपने ये भी नोट कर लिया, आपने ये भी नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनना, अपन ने कितने चीजें डिस्कस कर ली, ध्यान से समझना। एक तो ये पहला वाला हो गया, ये नंबर 1 हो गया जिसमें अपन ने 2 चीजें डिस्कस कर ली। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट क्या है, अभी काफी सारे हैं इसके अंदर, धीरे धीरे समझते जाओ सबको। अब एक मैंने कल तुमको एक और केस स्टडी दी थी, अगेन उसको भी समझ के लीजिएगा। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक क्लॉज है, जो क्लॉज अपने को क्या बोलता है? क्लॉज अपने को बोलता है नो सूट, नो सूट टू रिकवर अंडर द पॉलिसी आफ्टर 1 ईयर। मैंने आपको कल 2 ईयर बोला था, अभी मैं 1 ईयर लिख रहा हूं, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ अश्योर्ड, मरने वाले की डेट से 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर कोई भी क्लेम नहीं होने वाला है। अब जो ये है ना बंदा, जो है ना अश्योर्ड, जो है अश्योर्ड जो बंदा है उसका नाम है एक्स। अब एक्स बेचारा मर गया,
अब एक्स मरने के बाद, एक्स के डाइड होने के बाद डेफिनेटली उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अब पैसा लेना चाहते हैं, बराबर है क्या। इन्होंने सूट फाइल किया इनके अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिन्होंने दिया था उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया। इनने सूट फाइल किया 2.5 ईयर बाद, 2.5 ईयर बाद किया। प्रश्न ये है क्या ये सूट मेंटेनेबल है क्या? प्रश्न ये है क्या ये सूट मेंटेनेबल है क्या? कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि पार्टी को लीगल प्रोसीडिंग करने से एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या ये उसके अंदर आ रहा है? नहीं, ये उसके अंदर नहीं आ रहा है। इधर दूसरा केस है, मैं आपको बताता हूं। रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग के अंदर दो चीज आती है। रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग के अंदर दो चीज आती है। रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग के अंदर दो चीज आएगी। सेक्शन 28 के अंदर दो चीज आएगी। एक ऐसा जब आप क्या करते हो, पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हो एब्सोल्युटली। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट, ये की वर्ड है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये शब्द अगर आपके आंसर में नहीं है तो आपके आंसर में कुछ भी नहीं है। जब आप पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हो एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट, ये फॉलो होगा रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। दूसरा, और जब आप एग्रीमेंट में एब्रिज कर देते हो, एब्रिजेस द यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग। अब एक नया शब्द आ गया है, सर व्हाट डू यू मीन बाय एब्रिज? लेकिन ये दोनों ही कीवर्ड है। जब आप क्या कर देते हो, एब्रिजेस करते हो द यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग। अब पॉइंट ये आता है सर एब्रिज का मतलब क्या है? एब्रिज, ये इसको समझ के लेना। एब्रिज करना एक होता है, ब्रिज करना एक होता है, एब्रिज करना। ठीक है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। लेकिन ये दोनों ही चीज, ये दोनों में से कोई भी एक क्लॉज अगर आपके एग्रीमेंट में है वो फॉल होगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, और यहां पे आपका जो एग्रीमेंट होगा वो होगा वॉइड उस क्लॉज की वजह से। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, आपने ये सुना होगा लिमिटेशन एक्ट, मेरे मुंह से सुना हुआ है। ये मैंने टाइम बार डेट के केस में भी आपको बताया था टाइम बार डेट के केस में। तो जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट बोलता है जो पैसा पाने वाला है क्रेडिटर, और जो पैसा देने वाला है डेटर। तो आपको अगर पता होगा कि भाई जो ड्यू डेट है, मान लो भैया ड्यू डेट को पैसे देने थे क्रेडिटर डेटर को, वो ड्यू डेट है मान लीजिए 1 जनवरी 2022। तो ड्यू डेट में अगर डेटर पैसा नहीं देता तो आप कितने समय तक, क्रेडिटर जो है कितने समय तक कोर्ट पे जा सकता है? तो आप 1/1/2022 से 3 साल का समय ले लो भाई। यहां से मैं ले लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। ये ईयर नंबर 1 हो गया, ये ईयर नंबर 2 हो गया, ये ईयर नंबर 3 हो गया। तो यानी कि लास्ट डेट अपनी आती है 23, 24, 25, 1/1/25 तक आप अपना केस फाइल कर सकते हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हो?
अब एवरेज का मतलब पहली बात तो मैं यहां पे डेटर को ले लेता हूं। कौन डेटर? यहां हमारे वाले केस में हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स, और क्रेडिटर हमारी जगह कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लॉज डाल दिया कि भाई तुम 1 साल के बाद कर ही नहीं पाओगे, 1 साल के बाद तुम क्लेम कर ही नहीं पाओगे, तुम रिकवर कर ही नहीं पाओगे। मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी वालों का इंश्योरेंस एग्रीमेंट लॉ से बड़ा हो जाएगा क्या? लिमिटेशन एक्ट से बड़ा हो जाएगा क्या? भैया लॉ है, तुम्हारा एग्रीमेंट मतलब तुम एग्रीमेंट कर को मतलब पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, लिमिटेशन एक्ट पास हुआ, 3 साल का टाइम लॉ तुमको दे रहा है, पार्लियामेंट ने बना के दिया, लॉ मेकर ने 3 साल का टाइम दिया, तुम एग्रीमेंट करके उसको कम कर दोगे क्या? तुम उसको 1 साल कर दोगे? यानी कि आपने क्या किया, आपने ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया आपको पता है? एब्रिज कर दिया। और सरल भाषा में मैं बोलूं, इसको आपने क्या कर दिया? कर्टेल कर दिया। समझ में आई बात? आपने ये जो ब्रिज 1 2 3 तक जा रहा था, आपने यहां से लेके यहां तक की बस ब्रिजिंग की है। बस ब्रिज लंबा था इतना, यहां तक का ब्रिज था, ये यहां से लेके यहां तक ब्रिज शुरू हुआ था। 1 सेकेंड, हाँ मैं दिख रहा हूं ना, ब्रिज शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022 से, आपने उसको एब्रिज कर दिया। यहां पे आपने उसको रोक लगा दी, ये ब्रिज बस इतना ही सा रह गया, जबकि यहां तक आता आपने क्लॉज डाल के उसको रोक दिया। यानी कि वो व्यक्ति 2 साल बाद भी 3 साल में, यानी कि 1 अप्रैल तक कर सकता था। तुम नालायक लोगों ने क्लॉज डाला कि 1 जनवरी 2023 के बाद तुम केस कर ही नहीं सकते। अरे भैया तुम होते कौन हो? जब कानून उसको अधिकार दे रहा है तो तुम ये एब्रिज करने वाले कौन होते हो? तो तुम अगर ऐसे एब्रिज करोगे तो इसको माना जाएगा वॉइड। भावनाओं को समझ रहे हो? भावनाओं को समझ रहे हो? इस प्रकार का भी क्वेश्चन तुमको आ सकता है, ठीक है, जिसपे आप एब्रिज वर्ड भी यूज कर सकते हो, कर्टेल्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो। मैं इकट्ठे सबको लिखवा के लूंगा। ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? ये वाला 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। कंसेप्ट एक बार समझ लो, कीवर्ड सबके दिमाग में रख लो, लिखवाऊंगा तो कीवर्ड वापस से बोलूंगा, पूरा समझ लो क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है। ये 6वां हो गया। एक मैं तुमको और बताना चाहता हूं, 1 क्या 2 बताना चाहता हूं और फिर इकट्ठे लिखवाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। लास्ट में अपन लिखते ही बैठेंगे आधे पौने घंटे, ठीक है। डरना मत, आधा पौना घंटा बोल के मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, प्रेरणा जी कह रही है, ठीक है। निखिल कह रहा है जब पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस दोनों एग्री कर रहे हैं तो फिर लॉ क्यों कर रहा है ऐसा, बीच में क्यों आ रहा है, आपका ऐसा क्वेश्चन है। भाई साहब अब ऐसा है, हो सकता है भाई कि जो इंश्योरेंस लेने वाला बंदा है उसने पढ़ा नहीं हो इस चीज को। अच्छा पढ़ा नहीं है लेकिन लॉ तो उसको अधिकार दे रहा है ना, आपने भले नहीं पढ़ा हो लेकिन लॉ तो अधिकार आपको दे रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि वो दोनों एग्री कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि आप बीइंग अ इंश्योरेंस कंपनी अपने एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल भी कैसे सकते हो जब लॉ तुमको 3 साल का वक्त दे रहा है। तो हु द हेल आर यू? आप लॉ के अगेंस्ट जाके क्लॉजेस कैसे बना सकते हो अपनी पॉलिसी में? पॉइंट समझ रहे हो? ये तो लॉ की तौहीन हो गई ना, ये तो लॉ का डिसरिस्पेक्ट हो गया। इसकी वजह से ये सारी चीज अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट की कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से समझ के लीजिएगा, फिर इकट्ठे में सारी चीजों को लिखवा के लूंगा। अब मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई है, ये जितनी भी चीजें, पहला वाला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये कौन से कैटेगरी में आता है? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरा वाला एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है, रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग वाला ही है। तीसरा वाला मिस्टेक के अंदर आता है। चौथा वाला एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, ट्रेड के एक्सेप्शन में आता है क्योंकि सर्विस एग्रीमेंट है, जो अपन कल भी कर चुके हैं। पांचवा वाला जो है ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड भी है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है, ठीक है। ये वाला जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब लिमिटेशन एक्ट हो गया। लास्ट के 2 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं, फिर इकट्ठे में तुमको सारे लिखवा दूंगा।
और यहां पे अपना जो होगा कंक्लूड हो जाएगा हिसाब किताब थर्ड यूनिट के लिए। अब सुनना मेरी बात, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, और आप भी लिख के आए ना, 2 आंसर तो आप भी लिख के आए, तो अपने आप को भी जज करिएगा आज, ठीक है? 2 आंसर तो आप भी लिख के आए, तो सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए एक एस नाम के व्यक्ति है, ठीक है? इनकी मान लीजिए अभी एज चल रही है 58 ईयर्स की, ठीक है? ये कहां काम करते हैं? ये काम करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये। अब एक बार के लिए जब मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना, तो एक बार के लिए चलो अपन ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अज्यूम कर लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कहता हूं इनकी जो पोस्ट है ये एसपी है, एसपी, बराबर है क्या? ये एसपी की पोस्ट पे है, ठीक है जी। अब अगर ये एसपी की पोस्ट में है, एक व्यक्ति इसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और है, इनका नाम है करप्ट, इनका नाम है करप्ट, बराबर है? एग्जाम्पल के लिए ले लो करप्ट, इनका नाम दे देते हैं अपन, एक्चुअल में इनका नाम है डी करके नाम ले लो। अब ये भाई साहब जो हैं, ये डी भाई साहब जो हैं, ये इनको ऑफर कर रहे हैं, ये भी यही काम करते हैं। अच्छा, करप्ट अधिकारी में क्या इनकी पोस्ट है मैं आपको बता देता हूं। ये मान लीजिए इंस्पेक्टर, या इंस्पेक्टर भी छोड़िए, इनकी पोस्ट थोड़ी सी कम करते हैं अपन, ये डीएसपी है। डीएसपी एक नीचे पोस्ट होती है एसपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की एक नीचे होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक नीचे की पोस्ट है, बराबर है? अब ये जो डी भाई साहब है, इनको ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं पता है क्या? बोले काम करो, मैं आपको ना 10 लाख रुपए दूंगा, आपकी एज हो गई है 58, 2 साल बाद आप क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको 10 लाख रुपए आज अभी दे रहा हूं, इतना तो आप 2 साल में नहीं कमा पाएंगे काम करते हुए, सरकारी नौकरी आपकी। आप एक काम करिए, ये 10 लाख रुपए का ऑफर दे रहा हूं, आप ले लीजिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लो आप। ये क्यों बोल रहे हैं तुमको पता है क्या? जैसे ये भाई साहब अपनी जगह को वेकेट करेंगे, वैसी ये वाली जगह को कौन फिल कर लेगा? डी भाई साहब बन जाएंगे एसपी। क्या भावनाएं समझ गए आप? क्या भावनाएं समझ गए आप? अब पॉइंट ये है, यहां पे एस भाई साहब पूरा गुणा भाग लगाते हैं और इनके 10 लाख रुपए को लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट इनके बीच में बन जाता है। पॉइंट ये है, क्या इनके बीच में जो एग्रीमेंट बना है क्या ये वैलिड है? क्या इनके बीच में जो एग्रीमेंट बना है क्या ये वैलिड है? सब कह रहे सर बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है तुमको पता है क्या? ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ऑफर है और इस ऑफर पे जो इंटेंशन है, ऑफर जो आप 10 लाख रुपए का दे रहे हैं और वो जो इंटेंशन है कि आप खाली कर लो मैं बन जाऊंगा, ये फॉल करता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। आप पब्लिक ऑफिस को खरीद बेच रहे हैं भाई साहब, आप पब्लिक ऑफिसेस को और उसके टाइटल्स को, मतलब तुम एसपी के टाइटल को खरीदना चाहते हो, तुम्हारे में खुद के अंदर कोई दम नहीं है, तुम 10 लाख रुपए देके खरीदना चाहते हो। ये आएगा सेक्शन नंबर 23 ऑफ आईसीए के अंदर और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा इसको। ये पहला कीवर्ड हो गया अपना समझ लीजिए, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, ये तो याद ही होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आप ट्रैफिक कर रहे हो और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होता है मेरे बच्चों? ये जो ट्रैफिक है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा है? ये फॉल होता है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये वर्ड्स आपके आंसर में रहने ही चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी आपको। जनता क्यों माफ नहीं करेगी? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है? जनता क्यों माफ नहीं करेगी आपको? आप क्या कर रहे हो आपको पता है क्या? आप जो इसको ऑफर दे रहे हो ना, ये 10 लाख रुपए का वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए, आप क्या कर रहे हो बताता हूं, जिसकी वजह से आपको जनता माफ नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हो? आप इंटरफेयर कर रहे हो, आप इंटरफेयर कर रहे हो विथ द
अपॉइंटमेंट ऑफ बेस्ट पर्सन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ बेस्ट पर्सन, इंटरफेयर कर रहे हो विद द अपॉइंटमेंट ऑफ बेस्ट पर्सन फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक। बेस्ट पर्सन भी नहीं, बेस्ट क्वालिफाइड लिखेंगे, बेस्ट पर्सन नहीं, बेस्ट क्वालिफाइड, बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ लिख देना, फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक। आप उसको ऐसा ऑफर देके इंटरफेयर कर रहे हो। क्या है इंटरफेयर कर रहे हो? विद द अपॉइंटमेंट ऑफ बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन। अरे सरकार डिसाइड करेगी ना भाई साहब कि अगर एस भाई साहब एसपी की पोजीशन में थे तो और कौन लायक बंदा है, और कौन उस एरिया के अंदर एसपी की पदवी को, एसपी की जिम्मेदारी को संभाल सकता है। तुम कौन होते हो उसको 10 लाख रुपए देके खाली करवा के उसकी जगह आने में? तो तुम खरीदी बिक्री कर रहे हो भैया। जो बेस्ट क्वालिफाइड होगा वो आना चाहिए ना, तुम कैसे कर लोगे? ठीक है। और पब्लिक की ऑफिस में आने के लिए क्या तुमको पैसे देने पड़ते हैं? कोई मनी कंसीडरेशन नहीं, तुम्हारी लायकी चाहिए, लायकी, तुम्हारी काबिलियत चाहिए, बराबर है क्या? तो भैया पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी अपना जो है कीवर्ड है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और वॉइड है। तो अपना प्रश्न सीधा क्या हो जाएगा? क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या क्या है? सबसे पहला कीवर्ड ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल, सेक्शन नंबर 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। और एग्रीमेंट्स, एक्चुअली उस एग्रीमेंट्स के अंदर ये वन ऑफ द एग्रीमेंट है। तीसरा अपना कीवर्ड आना चाहिए इंटरफेयर विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन, बराबर है क्या? ये आना चाहिए। ये 3 वर्ड अपने कीवर्ड हैं। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते तो ऐसे वाले शब्द आपके आंसर पे होने ही चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, चलिए ये हो गई बात। एक लास्ट मैं जो इस यूनिट से देना चाहता हूं, एक लास्ट ही देना चाहता हूं, उसके बाद तो लगभग मैंने यहां पे सारी चीजें कवर कर दी है। इसको मैं हटा दूं? ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जो लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूं, फुल डीप डिस्कशन सर। थैंक यू सो मच केशव मेरे भाई। ठीक है, एक लास्ट में आपको देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्स जो है, एक्स एक बिजनेसमैन है। एक्स एक बिजनेसमैन है। बहुत लंबे समय से एक्स का विवाद चल रहा है एक दूसरे बिजनेसमैन से। दूसरे बिजनेसमैन का नाम है वाई। वाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका होगा कुछ विवाद, बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े विवाद होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाई प्रोफाइल केस। जो अरब खरबपति लोगों के आपस में केस होते हैं ना, अलग हाई प्रोफाइल केस है। अब ऐसा है कि भाई दोनों का केस चल रहा है, तो दोनों का केस चल रहा होगा भाई साहब कोर्ट पे, यानी कि दोनों का केस जो चल रहा है कोर्ट पे है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन। लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन का मतलब क्या है? लंबे समय से कानूनी कार्रवाई। लिटिगेशन का मतलब कानूनी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, भावना कह रही है इतना अच्छे से कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी भावना जी, शुक्रिया। लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन चल रहा है। ठीक है एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कोर्ट में लंबे समय से सारी चीजें चल रही है। अब डेफिनेटली बात है, कोर्ट के अंदर कौन बैठेगा भैया? कोर्ट के अंदर एक जज बैठता है जिसको अपन प्यार से लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, हाँ, बिजनेस के केसेस में भी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, जुडिशियल ऑफिसर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने शायद सुना भी होगा और प्रैक्टिकली भी ये सारी चीजें पॉसिबल है। बहुत सारे केस मेरे को पता भी हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलने का मेरे को इच्छा नहीं होता है। अब पॉइंट ये है, जुडिशियल ऑफिसर का मतलब क्या? जज। अब मैं को बोलने में बड़ी मतलब तकलीफ बोल लो या अपने देश के नाम से बोलने में तकलीफ है, भाई जज भी बिकते हैं। इस संसार में हर कुछ बिकता है भाई, हर कुछ बिकता है। आप बस खुशी खरीद बेच नहीं सकते। खुशी यानी कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं, खुशी, खुशी का मतलब है पीसफुल माइंड आप नहीं खरीद सकते, हैप्पीनेस आप नहीं खरीद सकते। आप
बड़ी बड़े घर खरीद सकते हो, लेकिन उसको बड़े बड़े मकान खरीद सकते हो बोल लो, लेकिन घर बनाने वाले जो लोग हैं वो नहीं खरीद सकते। उसके अलावा संसार की जितनी चीजें हैं आप सब खरीद सकते हो। अब ये भाई साहब अपने केस को सपोर्ट करने के लिए कि भाई मैं जीतूं, लंबे समय से चल रहा है, तो ये भाई साहब अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे लॉ की लैंग्वेज में सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन। लीगल कैंपेन का मतलब अपने केस को मजबूत बनाना। अपने केस को मजबूत बनाने के लिए ये जुडिशियल ऑफिसर को ऑफर करता है ₹10 लाख। बोले ले भाई जज भाई साहब, तेरे को मैं 10 लाख रुपए दूंगा, इसके बदले तेरे को बस एक ही काम करना है, जब इसके तरफ से कोई वकील आएगा ना, इसका नॉट टू टेक अ ब्रीफ। नॉट टू टेक अ ब्रीफ का मतलब यह है, ब्रीफ का मतलब क्या है, कोर्ट के सामने आप जाके अपनी बातें रखते हो संक्षिप्त में, संक्षिप्त में कि ये हमारा मुद्दा है, इस बात से लड़ाई चल रही है। बार बार ना इनको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जाना, इनको इंसाफ मत देना, इनको तारीख पे तारीख देते जाना। इसके लिए मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, 10 लाख रुपए दे रहा हूं। इनको बार बार आएंगे बोलना चलो अगले दिन आओ, बहुत सारे केस है, अगली डेट दे दो, फिर अगली डेट दे दो, फिर अगली डेट दे दो, ऐसे करके इनको टरकाते रहना। बराबर है क्या? ये जुडिशियल ऑफिसर ये 10 लाख रुपए को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन 10 लाख रुपए एक्सेप्ट करने के बाद तारीख पे तारीख नहीं देता है, बराबर सुनता है। अब बराबर सुनता है, पैसे भी ले लिया, ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, पैसे लिया नहीं है बोल लो, आप ये बोल लो कि भाई सी एग्री तो हो गया, और सीता ये जो है ना, ये एग्री तो हो गया, ये जो बंदा है जुडिशियल ऑफिसर जो है ये एग्री तो हो गया। जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं मिटा दूं। एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, एक्सेप्ट करके गलत लिखा, एग्री तो कर लिया, एग्री तो कर लिया, बोले ठीक है, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने के बाद अब ये भाई साहब जो है अपना काम नहीं पूरा कर रहे, रिफ्यूज कर रहे, बोले जा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, जज को चमका रहा है, नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि क्या ये जज साहब रिकवर कर सकता है क्या इससे प्रॉमिस्ड अमाउंट? पॉइंट ये, क्या ये रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकता भाई साहब? इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इन द, न्याय की प्रक्रिया में, किसी को इंसाफ दिलाने के प्रोसेस में, किसी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया में बाधा डालना, किसी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया में बाधा डालना। तो आपने ये जो आप हरकत कर रहे थे ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से, ये इतनी जो चीजें थी ना, जो आप एग्री भी कर लिए, और ये इतनी जो चीजें थी यहां तक की चीजें, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस विथ द कोर्स ऑफ जस्टिस। भाई वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी एक सिटीजन है भाई, उसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आप लोग बाधा डाल रहे। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जिसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। और जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो वॉइड है, और अगर ये वॉइड है तो आप कतई भी इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? क्या आपको बातें समझ में आ गई? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें 3-4 चीज मिक्स है, इस पे 3-4 चीज मिक्स है। क्या क्या मिक्स है तुमको पता है? अगर तुमने सेक्शन 10 पढ़ा होगा तो उसमें बोला है कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, तो कंसीडरेशन यहाँ पे अनलॉफुल है। अगर तुमने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अनलॉफुल है। अगर आपने पढ़ा होगा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, अरे तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट के अंदर जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आता है उसके अंदर आ रहा है। तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इस पे 3-4 चीज का नाटक है। इसको अब लिखना कैसे है, अपन एक एक करके सब पे आते हैं। बराबर है क्या? पेन कॉपी ले लीजिए और शुरुआत कर लीजिए। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं,
स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन जो मैंने कराए 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट ने 1-1 मार्क्स के दिए हैं और टोटल 4 मार्क्स के अंदर 4 क्वेश्चन बना के दिए। तो अब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है बता रहा हूं। लिखिए, भले 1 मार्क्स का है लेकिन लिखना आपको अच्छा खासा पड़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 1 में। ये है अपना आंसर नंबर 1। कहां गया अपना, ये वाला रहेगा अपना आंसर नंबर 1, जहां पे अपन ने नो एक्शन लिखा था ना, उसके लिए आंसर नंबर 1 बता रहा हूं। हेडिंग डालिए एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन नंबर 28, ये हेडिंग रहेगी अपनी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 28, हेडिंग डाल लीजिए। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए और लिखिए, फिर लिखिए एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन, कॉलन लगा के एक लाइन छोड़ दीजिए, यही लाइन में कॉलन लगा के छोड़ दीजिए। कॉलन के बाद 2 पॉइंट आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1, और जब आप 1 मिनट, और जब आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो मैं आपको पहले ही बताया, जैसे कि मान लीजिए 1 ही सेकेंड, ये मान लो आपने हेडिंग दी, हेडिंग के बाद आपने यहां से लिखना शुरू किया जिसपे आपने लिखा ना एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज 1, तो पॉइंट नंबर 1 आपका यहां आएगा, पॉइंट नंबर 2 यहां आएगा। इंडेंशन आपको बदलना है, यहां से पॉइंट आएंगे आपके, बराबर है एवरीबॉडी। लिखिए बाय विच one party is restricted absolutely, by which one party is restricted absolutely from enforcing his right, keyword, by which one party is restricted absolutely from enforcing his right, from enforcing his right under a contract, under a contract, through a court, under a contract through a court। अब इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट। अगर आपके ये शब्द नहीं आ रहे हैं, आपके आंसर का कोई औचित्य नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं आपके आंसर का, अगर आपका ये शब्द नहीं आ रहा है। अब जब आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे और, यहां पे बीच में लिखेंगे और उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे। लिखिए विच एब्रिजेस द यूजुअल पीरियड, विच एब्रिजेस द यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, विच एब्रिजेस द यूजुअल पीरियड for starting legal proceedings, which abridges the usual period for starting legal proceedings। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आपकी वापस से लाइन यहां से शुरू होनी चाहिए, यानी कि यहां से इंडेंशन का काम हो गया, यहां से वापस से लाइन शुरू कर दो और बिना पॉइंट के लिखो वहां पे, बिना पॉइंट के। जैसे ये 2 पॉइंट यहां हो गए, अब यहां से वापस शुरू कर दो बिना पॉइंट के। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस नेचर इज वॉइड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस नेचर इज वॉइड। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखिए इन द इंस्टेंट केस, in the instant case a clause in a contract, a clause in a contract provided, providing, sorry, provided नहीं, providing that no action should be brought, that no action should be brought
that no action should be brought upon in case of breach is void because such clause is restricting the parties to enforce their right in case of breach. अब मेरी बात सुनिएगा, आप ये वाले आंसर में, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है, आप सेकंड वाला पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले पॉइंट का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। ये एक तो 1 मार्क्स का आता है, तो सेकंड वाला पॉइंट आप अवॉइड भी कर दो, आप सिर्फ पहला पॉइंट लिखो और ये चीज लिख दो, आपके 1 मार्क्स पक्के है। सेकंड पॉइंट हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है, राइट के बाद रिपीट करना, दे आर राइट इन केस ऑफ ब्रीच। अब वो जो कोर्ट वाला था कि 2 कोर्ट को, दोनों को राइट है सुनवाई करने का, बराबर, लेकिन कोई एक में ही होगा। सेम प्रोसीजर आएगा आपका जो आपने पहला पॉइंट में लिखा है ना, थ्रू अ कोर्ट, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन, थ्रू अ कोर्ट तक पूरा आएगा। जहां पे अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली को पूरा बड़ा कर देना है, पूरा कैपिटल लेटर कर देना है, उसको अलग से दिखना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका ही महत्व है यहां पे। समझ में आ रही है बात? और उतना लिखने के बाद कॉपी पेस्ट मार देना उसको। मैं सीधा तुमको कंक्लूजन लिखा रहा हूं सेकंड वाले का, क्योंकि सेम है। इन द इंस्टेंट केस an agreement between the parties, in the instant case the agreement between the parties that the suit should be filed, an agreement between the parties that the suit should be filed in one of those courts alone, that the suit should be filed in one of those courts alone and not in the other is partial restriction and not an absolute one, is partial restriction and not an absolute one. Full stop. Hence, comma, the agreement between the parties, is valid. ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछेगा कि वॉइड है कि वैलिड है, तो ये लिखना पड़ेगा। हेंस द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज वैलिड। थर्ड वाला लिखिए, थर्ड वाला यानी कि ये वाला, मारुति वाला। हेडिंग डालिए, हेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक, contract caused by mistake of one party as to matter of fact, section number 22। ठीक है,
उस पे 2 जॉट पॉइंट्स आएंगे, बस 2 जॉट पॉइंट्स आएंगे। जॉट पॉइंट नंबर 1 हेडिंग के बाद जॉट पॉइंट लगाएगा सेक्शन नंबर 22। जॉट पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, सेक्शन नंबर 22। जॉट पॉइंट नंबर 1, unilateral mistake is when only one party to the contract, unilateral mistake is when only one party to the contract is under a mistake. Unilateral mistake is when only one party to the contract is under a mistake. Unilateral mistake is when only one party to the contract is under a mistake. ठीक है। जॉट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, if one of the parties if one of the parties is under a mistake, if one of the parties is under a mistake, if one of the parties is under a mistake, the contract remains valid. The contract remains valid. फोर्थ का आंसर लिखिएगा, ये फोर्थ वाला है, फिजिशियन वाला। ये फोर्थ वाला है, फिजिशियन वाला। इसका आंसर लिखिएगा। इसकी पहले आप हेडिंग डालो। हेडिंग में लिखो एक्सेप्शन टू सेक्शन 27। हेडिंग डालो एक्सेप्शन टू सेक्शन 27, दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एक्सेप्शन टू सेक्शन 27, दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और उस पे पॉइंट नंबर 1 लिखो, in the case of the service agreements, 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 restraint of trade is valid. Restraint of trade is valid. और ऐसे करके कॉलन लगाओ, कॉलन, ऐसे करके कॉलन लगाओ। और इसके अंदर क्या लिखना है ये मेरे से सुन लो। आप इसको ऑलरेडी लिख चुके हो, कल लिखे थे आप सेम बात चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले केस पे, जिस पे आपने ये लिखा था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप बिजनेस करते हो तो ये वैलिड वॉइड नहीं है, वैलिड है। कल लिखे थे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले में, याद है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले में आंसर था सेम वही लाइन चिपकेगी पूरी की पूरी। ठीक है, इज नॉट अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेम लाइन चिपकेगी। एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट डालो, वो सेम लाइन चिपका देना उसी में। ठीक है, श्रुति जी बाजा क्यों बजा रही है? दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, therefore comma in the instant case, therefore comma in the instant case the agreement between x and y is valid. The agreement between x and y is valid. ठीक है जी, चलिए पांचवें वाले का आंसर लिखिएगा। ये जो यूपी वाला है ना, पॉपुलर ब्रांड वाला, मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कभी भी ये लोग पूछ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए। चार मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये पॉपुलर व्हीट ब्रांड वाला। लिखिएगा, एन एग्रीमेंट बाय विच
an agreement by which any person an agreement by which any person is restrained an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession comma trade an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession comma trade or business of any kind comma is to that extent void सेक्शन नंबर 27 ब्रैकेट पे एक लाइन छोड़ के लिखिए एक्सेप्शंस एक्सटेंड से रिपीट कर दो इज टू दैट एक्सटेंड वॉइड तो बोला बेटा इज टू दैट एक्सटेंड वॉइड बोला ठीक है सेक्शन नंबर 27 ब्रैकेट में ठीक है और एक्सेप्शंस में लिखिए मतलब एक लाइन छोड़ के लिखिए एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस में दैट इज करके लिखिए वेयर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड एक्सेप्शंस दैट इज वेयर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड कॉलन लगा देना रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड के बाद कॉलन लगा दो और फिर उसके अंदर लिखो ये हेडिंग है समझ लो exceptions that is where restraint of trade is valid the following are valid agreements point number 1 भरत बाकी मिल जाएगी गूगल ड्राइव में एप्लीकेशन में संडे तक हो जाएगी कल सारा काम हो जाएगा ठीक है पहला पॉइंट लिखिएगा पॉइंट नंबर ए में सर्विस एग्रीमेंट्स विथ एम्प्लॉइज एग्रीमेंट अंडर पार्टनरशिप एक्ट बी वाला पॉइंट एग्रीमेंट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट कॉमा 1932 बी पॉइंट पहला पॉइंट है सर्विस एग्रीमेंट्स विथ एम्प्लॉइज दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्रीमेंट्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ठीक है तीसरा पॉइंट लिखिए ट्रेड कॉम्बिनेशंस comma trade combinations comma to the extent मतलब उस हद तक to the extent they do not create monopoly or opposed to public policy ठीक है जी तो ट्रेड कॉम्बिनेशन उस हद तक वैलिड रहेगा जिस हद तक वो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहा है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है अब कंक्लूजन लिखिए in the light of the above provisions and facts of the case in the light of the above provision and facts of the case in the light of the above provision and facts of the case we conclude that in the light of the above provision and facts of the case we conclude that
a combination which create monopoly, we conclude that a combination which create monopoly comma or where two firms comma or where two firms enter into an agreement or where two firms enter into an agreement to avoid competition, or where two firms enter into an agreement to avoid competition, they are against public policy, as well as the agreement between them is expressly declared void, full stop. अब यहां पे ये पूछा था क्या एक्स वाई के ऊपर स्यू करेगा तो सूट मेंटेनेबल होगा क्या, तो लिखो देयरफॉर कॉमा द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। मेरे आईपैड का चार्ज खत्म हो रहा है, एक सेकेंड में इसको चार्ज में लगा लूं। देयरफॉर द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। हाँ जी, सूट इज नॉट मेंटेनेबल, बराबर है क्या। चलिए पांचवा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला भी लिख लीजिए। हेडिंग डालिए, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 28। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 28। अब इसमें क्या कॉपी पेस्ट मारेंगे आपको पता है, जो सबसे पहले वाले आंसर में जो मैं आपको पूरा 2-3 पॉइंट लिखाया हो ना, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस नेचर इज वॉइड तक, वो पूरा कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। कंक्लूजन लिखिए, इन द इंस्टेंट केस the suit is not maintainable, सॉरी द सूट इज मेंटेनेबल। भाई साहब अपने को यही पूछा ना मेंटेनेबल है कि नहीं, नॉट मेंटेनेबल नहीं, द सूट इज मेंटेनेबल, द सूट इज मेंटेनेबल because the clause in policy is void, because the clause in policy is void, because it curtailed, because the clause in policy is void, because it curtailed the prescribed period of limitation, because it curtailed the prescribed period of limitation, because it curtailed the prescribed period of limitation। ब्रैकेट में लिखिएगा which is 3 years, which is 3 years according to the law of limitation act, according to the law of limitation act, which is 3 years में ब्रैकेट क्लोज कर देना, ब्रैकेट में सिर्फ इतना ही आएगा which is 3 years,
ब्रैकेट में सिर्फ इतना ही आएगा विच इज 3 years, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब यहां पे कीवर्ड क्या है इसके कंक्लूजन में, बिकॉज इट कर्टेल द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये कीवर्ड है, बिकॉज इट कर्टेल द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, 6th वाला हो गया। चलिए ये गवर्नमेंट ऑफिसर वाला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला लिखिए फटाफट, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे। कर्टेल्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखे कुणाल गुप्ता जी, आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्पेलिंग मेरे से कंफर्म कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि ये ले लो भाई कर्टेल्ड की स्पेलिंग देख लो करके, हैं गुप्ता जी? चलिए, ये जनवरी 21 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था भाई, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। टाइटल्स क्या आपको पता है? यहाँ पे एसपी, डीएसपी, कॉर्पोरेटर, ये सब पब्लिक टाइटल है, पब्लिक सर्वेंट के टाइटल है। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार, ये टाइटल्स होते हैं। तो हेडिंग क्या है? ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडिया का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, 1872। लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक में डबल एफ आएगा, ट्रैफिक में डबल एफ आता है, ट्रैफिकिंग। एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, an agreement to trafficking in public office is opposed to public policy, is opposed to public policy, comma, as it interferes with the appointment of a person, with the appointment of a person best qualified for the service of the public, with the appointment of a person best qualified for the service of the public, interfere with the appointment of a person best qualified for the service of the public, full stop. Public policy requires that there should be no money consideration. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to an office, for the appointment to an office in which the public is interested, in which the public is interested. अब देखो कितनी बढ़िया लाइन है ये, लिखा है कि भाई पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है कि जब आप किसी पब्लिक ऑफिस में, किसी पब्लिक सर्वेंट के पोस्ट में किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं तो उस पर पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। पैसे का लेन देन हो रहा है यानी कि ट्रैफिक हो रहा है। दिनकर जी हाथ दुख रहा है, हाँ दिनकर जी ऐसे हाथ दुखना चाहिए। एग्जाम के बाद जब आप बाहर आए तो ऐसे ही दुखाते हुए आए हाथ को, ये इस बात का प्रतीक है कि आप धड़ल्ले से लिख के आए हो, ये दुखना चाहिए। लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए, इन द इंस्टेंट केस, खुशी कह रही है अपॉइंटमेंट के बाद बता दो, अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड,
अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर एस ब्रैकेट में पब्लिक सर्वेंट, इन द इंस्टेंट केस ब्रैकेट में एस, सॉरी, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर एस ब्रैकेट में पब्लिक सर्वेंट, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर एस ब्रैकेट में पब्लिक सर्वेंट agreed to receive the consideration, agreed to receive the consideration to apply for voluntary retirement, to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place, so that Mr. D can be appointed in his place, is opposed to public policy and hence void। वापस से बोलता हूं मैं, agreed to receive consideration to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place, is opposed to public policy and hence void। कंक्लूजन लिखिए, an agreement to pay money to public servant, an agreement to pay money to a public servant in order to induce him, induce is a keyword, an agreement to pay money to a public servant in order to induce him का मतलब उसको प्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना, to retire from his office, to retire from his office so that another person may secure the appointment, so that another person may secure the appointment, so that another person may secure the appointment is void, is void। ठीक है, लास्ट आंसर रहेगा अपने आज के दिन का, लिखेंगे भाई, हेडिंग डालेंगे, द प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मतलब हेडिंग क्या लिखना ही है इसको, द प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन is based on section 10 of the Indian Contract Act, is based on section 10 of the Indian Contract Act 1872। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, this section says that all agreements are contracts, all agreements are contracts if they are made, all agreements are contracts if they are made by the free consent of parties, by the free consent of the parties, comma,
for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void. And are not expressly declared to be void. ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, द गिवन इंस्टेंस is a case of interference with the course of justice. The given instant is a case of interference with the course of justice and results as opposed to public policy. Full stop. This can also be called as an agreement in restraint of legal proceeding. Full stop. This agreement restricts one's right. This agreement restricts one's right to enforce his legal rights. Full stop. Such an agreement has been expressly declared to be void. Such an agreement has been expressly declared to be void under section 28 of the Act. Conclusion, एक लाइन छोड़ के, hence Mr. C in the given case, जज का नाम यहां पे सी है, जज जो था ना उसको अपन सी बोल रहे हैं. Mr. C in the given case cannot recover the amount hence Mr. C in the given case cannot recover the amount of rupees 10 lakhs. Cannot recover the amount of rupees 10 lakhs promised by Mr. X. Because it is a void agreement. And cannot be enforced by law.
8 आंसर लिखे हमने आज एंड वी आर डन फॉर द डे। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जो मुझे लगता है कि तीसरे यूनिट में बन सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने कवर की है। इस पे ऑलरेडी थ्योरी क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट वाले, वो भी मैंने आपको बता के लिए हुए पहले ही, स्टार्ट करने के पहले। ठीक है सर, मैं जालना से हूं पर मेरी बुक्स का सेट रूपनगर यूपी में पहुंच गया है। ठीक है, पता चला है मेरे को आपका केस, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जिसके जिसके डाउट है वो आ जाए अभी, जिसके जिसके जो डाउट है वो आ जाए फटाफट। सर मिस्टर को एमआर और मिस्टर ऐसे लिखते हैं? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। बोलिए ईशु गुप्ता जी। हाँ जी, कल अगर क्लास होगी तो सेम टाइम में होगी, लिंक मिल जाएगी। यदि अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप इतना मान के चलिए पहले से कि कल क्लास नहीं है, क्योंकि कल संडे है। अगर आपकी लिंक आ जाती है मतलब क्लास है, लिंक अगर नहीं आती आपको मान के चलना, जब तक लिंक नहीं आती आपको मान के चलना है कल कोई क्लास नहीं है। आपको अलग से पूछने की भी जरूरत नहीं है बार बार। अगर क्लास होगी तो लिंक 1 घंटे पहले आ जाएगी। ठीक है, प्रेरणा बंसल जी, आपका भी इशू मेरे को पता चला है, आपका भी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ईशु गुप्ता जी। हाँ जी बताइए भाई। ज्वाइन ऑडियो कर भाई, ज्वाइन ऑडियो कर। हाँ, ज्वाइन ऑडियो करने के बाद फिर म्यूट कर दिया भाई, बहुत आगे जाएगा, बहुत तेजस्वी है। हाँ अभी भी आवाज नहीं आ रही भाई, अभी भी नहीं आ रही है। हाँ अभी कुछ 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 आ रही है, ऐसे किचड़ पिचड़ आ रही है। हाँ सर, अब आ रही होगी। हाँ हाँ भाई, अभी अभी आई, आकाशवाणी आ सर रही जो है। लास्ट केस था जिसमें हम लोग ने अभी किया जस्ट। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई, बोलना। हाँ तो सर उसमें जैसे आपने बताया कि जो जज था मतलब कि उसने क्या किया, ऑफर किया, मतलब उसने मिस्टर एक्स बिजनेसमैन था, उसने पैसा दिया था जज को, मतलब कि मना कर दिया, बाद में रिफ्यूज कर दिया उसको। तो सर अगर जैसे रिफ्यूज कर दिया, इन केस अगर जज पलट जाए और उसको हरा दे केस, मतलब उसके अगेंस्ट बोल दे केस, कोर्ट में उसके अगेंस्ट चला जाए, तो उस केस में उसमें क्या बनेगा फिर? कुछ नहीं बनेगा उस केस में, जज अपना बदला निकाल लेगा और क्या। तो उसमें कोई केस नहीं आएगा? नहीं क्यों, क्या अब सामने वाला भी क्या बोल के करेगा? अरे पैसे के लिए एग्री किया था फिर भी बोले डिसीजन इसके फेवर में, तो सबसे पहले करप्शन का केस तो उसके ऊपर लगेगा ना। और फिर म्यूट कर दिया तूने, गजब आदमी है यार। डाउट तो क्लियर कर पहले पूरा। हाँ हाँ सर, मैं हूँ। हाँ, अरे हम अभी अनम्यूट किए तुमको। हाँ हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई, बोलना। हाँ तो सर बस वही पूछना था मुझको। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए महलम जी। सर हाँ बोलिए सर। सर 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 मेरा एक डाउट था सर, हाँ वो फिजिशियन वाला नहीं बताया आपने हाँ बताया। सर। अगर एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड उसमें एक्सेप्शन वो वाला है, सर्विस वाला, हाँ तो हाँ सर उसमें रीजनेबल होना चाहिए, दो चीज, रीजनेबल लिमिट और एरिया। हाँ यानी कि आप टाइम दे रहा वो भी रीजनेबल होना चाहिए ना, आप एरिया जो दे रहे वो भी रीजनेबल होना चाहिए ना। बराबर। तो सर इसमें एरिया तो नहीं दे रखा, सिर्फ इसमें टाइम बोल रखा है कि 2 साल के तो लिए। ठीक है ना भाई, जब तक काम में 2 साल काम करना ही नहीं है। अब कल चार्टेड अकाउंटेंट वाला लिए थे, उसमें भी यही बोला था ना कि भाई जब तक तुम मेरे साथ हो मत करना। अब इसने इसने ये बोल दिया कि जब तक मेरे साथ हो तब तक मत करना। तो 2 साल में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, 2 साल तो तुम पूरा वहीं रहोगे, तो खुद का बिजनेस किधर चलाओगे? कॉमन सेंस लगाओगे तो बराबर है। सर कल वाले क्वेश्चन में तो वो 20 किलोमीटर वाला था ना। अरे तो ठीक है ना, ये तो एम्प्लॉयर के ऊपर है ना कि किस बात की रिस्ट्रिक्शन अपने को लगानी है। वो वाले एम्प्लॉयर को वो चीज रीजनेबल लग रही थी, फिजिशियन वाले को ये चीज रीजनेबल लग रही है। अब तू एक बार के लिए सोचेगा तो भाई जो फिजिशियन के अंदर काम कर रहा है सुबह से लेकर रात तक तो काटा पीटी करेगा फिजिशियन के साथ, तो खुद का काम करेगा किधर? 2 साल बाद करते बैठना। ठीक है, देख सनाया जी ब्रश कर रही है पेन से। हाँ
सर मेरा इसमें यही डाउट था कि इसने लिमिट क्यों लगाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि 2 साल तक किसी ब्रह्मांड में किधर ही काम नहीं कर सकता। हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है। मतलब देख 2 साल पे ये बोला है कि जब तक तू मेरे साथ काम कर रहा है तब तक तू कहीं और फिजिशियन और सर्जन का काम नहीं करेगा भाई। बाकी काम तो कर ही सकता है ना, फिजिशियन और सर्जन के लिए मना किया है। नहीं सर, अगर फिजिशियन सर्जन दूसरी जगह काम करता हो मतलब। अरे तो भाई मेरे को एक बात बता, मान ले उससे 10 से 6 का ऑफिस का टाइमिंग होगा जाने का, क्लिनिक में जाने का, तब तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ तो कहाँ मिलेगा ना। तो भाई जब पहले तो काम सीखेगा ना भाई, सीखेगा तब ना काटा पीटी करेगा। अच्छी बात है, बल्कि पहले 2 साल उसको सिखाओ, नहीं तो कुछ भी काट देगा लोगों का। समझे क्या? सब अच्छी जगह चल रहा है। सर कल वाले में तो सर उसमें यूं था ना कि काम करने के बाद 2 साल की रिस्ट्रिक्शन 20 किलोमीटर के अंदर। अरे तो भाई मेरे में वही ना कह रहा हूँ, ये वाले में तेरे को दिक्कत क्या है मेरे को ये बता। चल मान ले तू ही है असिस्टेंट, तू ही है जो तू काम कर रहा है। अब जब तू पूरा टाइम उसके पास 2 साल काम करेगा, तू खुद के लिए समय कैसे निकालेगा ये बता। तो वो तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं। हाँ तो फिर रीजनेबल हुआ ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। मैं वो एरिया का देख रहा था इसलिए। हाँ तो एरिया नहीं है ना भाई, अब क्वेश्चन को थोड़ी जबरदस्ती एरिया डाले इसमें, ठीक है। एरिया ही डाल रखा मतलब कि किधर भी नहीं कर सकता है। हाँ 2 साल जब तक है तो कहीं पे भी फिजिशियन और सर्जन का काम नहीं कर सकता, फल्ली वल्ली बेच सकता है। हाँ, दूसरे काम तो कर सकता है। हाँ ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया, बड़ी मेहरबानी सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4 से रहेगा। प्रीति जी बोलिए। सुहेल खान जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था जैसे कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में अपना जो होता है उसकी वाइफ जो है पहले से सारी चीजें कर रही होती है, उसको लगता है कि वो धोखा दे देगा कि राइटिंग में भी करवाएगी, रजिस्टर्ड भी करवाएगी, सब करवाएगी। तो सर उसका एक इंटेंशन हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि वो प्यार वगैरह में नहीं कर रही थी, उसके माइंड में था ये धोखा देगा तो इस वजह से सब कुछ करवा रही थी, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पॉइंट इसमें था। मैं समझाता हूं तुझे, यहाँ ये वाला इंटेंशन तू तब निकाल सकता है जब क्वेश्चन में ऐसा बोला हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है क्लियर कट, इफ यू रियली लव मी, अगर तुम मेरे को वाकई में प्यार करते हो तो मेरे को ये बात को लिख के दो। तो जब वो खुद बोल रही कि प्यार करते हो मतलब ये प्यार मोहब्बत में बना है। अब जब कोई इंसान प्यार मोहब्बत लव एंड अफेक्शन में बनाता है तो चीजें दिख रही कि उसका इंटेंशन नहीं है। अब मैं तुझे एक दूसरा केस बताता हूं, केस का नाम है मैरिट वर्सेस मैरिट, जो इसके ऊपर बेस्ड है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के बाद दूसरा केस आया था मैरिट वर्सेस मैरिट का। मैरिट वर्सेस मैरिट में यह था हस्बैंड और वाइफ यानी कि मिस्टर मैरिट और मिसेस मैरिट एक साथ लोन में घर लिए थे। घर लेने के बाद ऐसा हुआ कि जो मिस्टर मैरिट है उसका अफेयर चलने लग गया किसी पराई औरत के साथ और वो उसके साथ रहने लग गया। इससे मिसेस मैरिट को बहुत तकलीफ हुई। उनने म्यूचुअली इस बात का एग्री किया कि मिस्टर मैरिट आपको हर महीने खर्चा देना पड़ेगा, जिस खर्चे से मैं घर का लोन भी पटाऊंगी और घर भी चलाऊंगी, और जब लोन पट जाएगा तो तुम तो पराई औरत के साथ निकल लिए, ये घर मेरा हो जाएगा, ये घर मेरा हो जाएगा। अब ऐसा होता है, ये बात पे एग्री तो कर जाता है मिस्टर मैरिट, पैसे भी देता है। अब जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पड़ जाती है, जब घर वापस आने की बात होती है कि जब अब घर मेरा है, तो मिस्टर मैरिट मुकर जाता है इस बात से कि भाई ये घर तेरा कैसे हो जाएगा। बोले तुमने बोला था। बोले मेरा इंटेंशन नहीं था। बोले ये तो आपस में हुआ है हमारे बीच में, प्यार मोहब्बत में, बराबर है क्या? यस। तो कोर्ट में जब ये मुद्दा गया ना, तो कोर्ट ने ये इसकी जजमेंट दिया, इस लॉजिक के साथ दिया कि जब आप सेपरेशन के प्रोसेस में, सेपरेशन के प्रोसेस में मतलब कल को तुम पराई औरत के साथ चले जाओगे, आज नहीं तो कल तो डाइवोर्स हो जाना। तो जब आप सेपरेट हो रहे हो और जब आप सेपरेट के प्रोसेस में हो, तब डेफिनेटली जब कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, राइटिंग में उसकी वाइफ ने बोला था कि ये बात तू लिख के दे कि तू मेरे को हर महीने देगा, करेगा। तो कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंसीडरिंग कि किस परिस्थिति में इसको बनाया गया था प्रोसेस ऑफ सेपरेशन में, यहां पे तुम ये नहीं बोल सकते हमारे मियां बीवी के बीच में आपस में सामाजिक एग्रीमेंट था, सामाजिक समझौता था। यहाँ पे इंटेंशन बराबर था और ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको इन्फोर्स किया जाएगा। बना तो ये भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में था, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां अलग थी, यहाँ पे पर्पस अलग था, यहाँ पे हालात अलग थे।
ठीक है, सोहेल जी आप म्यूट हो गए वापस से, बताइए सोहेल जी। जी सर क्लियर है सर, एक डाउट हो रहा है मेरा। हाँ बताइए। जी सर, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग वाले में था, जैसे ट्रेडमार्क का होता है अपना, जब एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो रहा था उसको कोई अपोज कर सकता है, ठीक है सर। तो सर उसमें ये होता है जैसे कि कोई वैल्यूएबल ब्रांड, मतलब कि फेमस ब्रांड है, उसके अंदर एक बंदा कहता है कि मैं तेरा ब्रांड अपोज नहीं करूंगा अगर तू मुझे भी बेचने देगा इस चीज, ठीक है सर। 4 मंथ का टाइम होता है जर्नल में आने के बाद अपना यूजुअली जो होता है कि वो अपोज वगैरह का उसमें। तो वो बंदा कहता है तेरा ब्रांड अपोज नहीं करूंगा अगर तू मुझे भी बेचने देता है, और उसके 2-3 महीने बाद हो जाता है उनका सब कुछ, और वो उसका ब्रांड अपोज कर देता है, ब्रांड जो उन्होंने पहले किया होता है मैं अपोज नहीं करूंगा। तो सर इसमें केस मतलब वो कर सकता है सामने वाला कि इन्हें मना किया था फिर कर दिया। मैं अपोज वाली चीज समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या चीज को अपोज करेगा? सर एक ट्रेडमार्क के अंदर होता है अपना एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज होता है जब ब्रांड, हाँ तो उसको अपोज 4 महीने तक का होता है, जर्नल में आने के बाद 4 महीने तक कोई भी चाहे पार्टी आके अपोज कर सकती है अगर उसको लग रहा है सिमिलर नाम। हाँ बराबर ठीक। बराबर बराबर। जी। जी सर, तो उसमें फिर उसमें ये होता है कि वो बंदा होता है फेमस जेनरिक ब्रांड होता है ना, जैसे चाइनीज ब्रांड आते हैं कोई भी बेचे, कोई भी कई बंदे मैलिफाइड इंटेंशन के लिए उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। तो बराबर। सामने वाला कहता है मैं भी बेचूंगा अगर तू कांटेक्ट कर लेता है इस बात पे कि हम दोनों बेचेंगे और मैं तेरा ब्रांड और अपोज नहीं करूंगा। अपोज नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद भी वो उसका ब्रांड 4 मंथ बिफोर उसका अपोज कर देता है, तो सामने जाता है कि इसने बोला था कि अपोज नहीं करूंगा, उसके बाद भी अपोज कर सकता है, तो उसके बाद क्या इस राइट है इस सामने वाले इस को? पे दो बात है। जब सामने वाला अगर कोई चीज को रजिस्टर कर लेता है और ये बोलता है कि भाई, मतलब जैसे मान ले भाई तेरा ब्रांड है, ठीक है, तूने रजिस्टर करा लिया है, अब यस मुझे सर। भी बेचना है, तो भाई मैं आके तेरे से परमिशन लूंगा ना, पहले राइट लूंगा उसको यूज करने का। यस सर। उसको राइट को देने के बदले तू मेरे से कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। यस सर। अब अगर तू चार्ज करके मेरे को अगर राइट दे रहा है, तो ये तो तू अपनी मर्जी से अपनी गुडविल का, अपने असेट का राइट मुझे दे रहा है, और इसका बराबर लिखा पढ़ी यस होना सर। चाहिए। लिखा पढ़ी होने के बाद तेरे को पे करके यस। राइट खरीदने के बाद भी अगर तू अपोज करता है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये कोई रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग और ये कुछ इधर उधर नहीं जाएगा, इसको मैं इन्फोर्स कर सकता हूं और मेरे को यूज करने का हक मिलेगा। सर इसमें ये है कि ब्रांड अभी रजिस्टर्ड हुआ नहीं है उसका, अभी ब्रांड रजिस्टर्ड होने के प्रोसेस में। अब अभी किसी पार्टी के पास टाइम है कि वो विद इन 4 मंथ उसका ब्रांड अपोज कर सकती है। उसके बीच दौरान ये कॉन्टेक्ट हुआ है कि हम दोनों बेचेंगे इस माल को, इस ब्रांड को रजिस्टर्ड होने दे, वरना कोई फिर हम दोनों बेचेंगे इस ब्रांड को। भाई देख, ये है पहली सर। पहली बात तो देख, ये अगर ब्रांड रजिस्टर ही नहीं हुआ है, यस तो सर। जब ब्रांड रजिस्टर ही नहीं हुआ है तो वो किस हक से बोल रहा है कि मैं अपोज नहीं करूंगा, जब ब्रांड उसके नाम से ही रजिस्टर नहीं है तो? सर लेकिन वो रजिस्टर्ड होने के प्रोसेस में है। अरे आगे प्रोसेस, चल के रजिस्टर्ड हो जाए। भाई प्रोसेस में होने से क्या होता है भाई साहब? मेरे नाम की चीज है कि नहीं है, मेरे को ये बता पहले। नो सर। बस बात ही खत्म हो गई। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आज डाउट आ गया। ठीक है। काफी टाइम से ट्राई कर रहा था सर मैं। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। यस यस, बोलिए शनाया जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आर्यन बाकी के लेक्चर हो जाएंगे भाई, और बोल सर, दिया एक बार। हाँ बोलो बोलो। एग्रीमेंट का जो आपने वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें वो दोनों लड़ रहे थे, नहीं कर आवाज रहे थे। आवाज कट रही है, मतलब वो आवाज कट रही है तेरी। अभी आ रहा है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलो। मतलब वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि वो एक और को नहीं चाहिए होके, तो फिर वो वैलिड कैसे हो सकता है सर? नहीं, दोनों लड़ नहीं रहे थे उस पे ये मतलब क्लॉज, उस पे ये उस एक सेकेंड मेरी बात तो सुन। दोनों लड़ नहीं रहे थे, उनने ये बोला कि कल को अगर डिस्प्यूट होगा ना, तो दोनों कोर्ट के पास राइट है कि दोनों कोर्ट सुनवाई कर सकते हैं, बट दोनों में से किसी एक कोर्ट में ही सुनवाई होगी, या तो छत्तीसगढ़ वाले में या तो महाराष्ट्र वाले में। समझ में आई क्या बात? दोनों में नहीं चलेगा ऐसा बोला। मतलब हो सकता है छत्तीसगढ़ वाले बोले मेरे में होगी, या महाराष्ट्र वाला बोला मेरे में होगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये पार्शियल है, वो लड़ नहीं रहे अभी कि यहां होगा कि यहां होगा। वो ये बोल रहे कि कल को अगर हमारे बीच में लड़ाई होती है तो दोनों में से किसी एक जगह में ट्रायल चलेगा, ऐसा समझे क्या?
तो ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है और ये वैलिड है, और तेरा वीडियो अटक चुका है और तेरा डाउट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसका अटक गया, देखो ना वीडियो मुंह पे ही, उसका वीडियो ही अटक गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम में है वो। ठीक है, चलिए भैया कंक्लूड कर दूं आज का बैच, मेरे को भी काम है बहुत सारे, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। अगले अगले लेक्चर में अपन करके लेते सारे डाउट, ठीक है। चलिए खुशी जी कुछ डाउट है क्या, बोलो। लास्ट के 2 डाउट ले रहा हूँ, खुशी जी के और कुणाल जी के बस। सर है ना, मुझे ना लिमिटेशन एक्ट है ना, हाँ हाँ ये वाला थोड़ा कम समझ में आया, प्लस ऊपर ऊपर से निकल गया क्रेडिटर और डेटा। हाँ हाँ बोलो, हाँ ऊपर ऊपर से क्या, बोलो ना। वो क्रेडिटर्स और डेटर्स वो क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया, इंश्योरेंस कंपनी थी और एक तो लीगल रिस्ट्रिक्शन। ब्रह्मास्त्र लेक्चर देख लिए, लीगल ब्रह्मास्त्र लेक्चर देख लिए। चल रहा है। हाँ तो बस चलाते रहो, समझ में आ जाएगा उधर। ओके ठीक है, सेकेंड यूनिट में ही समझ में आ जाएगा। हाँ ओके। लास्ट डाउट गुप्ता जी बोलिए। नमस्ते सर, जय श्री राम। जय श्री राम, आओ बताइए। सर सेक्शन 25 नहीं समझ में आया सर। सेक्शन 25 नहीं समझ में आया तो कब का खत्म हो गया है? सर वो मतलब सेक्शन 25 किसका है सर, मतलब सेक्शन नहीं समझ में आया। सेक्शन है किसका, पहले तेरे को यही नहीं पता है, फिर तेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। नहीं सर किसका ये नहीं पता, बस वरना वो समझ में तो आ गया कि ये वाला था जो अपने पिछला कॉन्सेप्ट समझाया था उसी का था। भाई सेक्शन 25 जो है एक्सेप्शन बताता है, जब बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है वो सेक्शन 25 उसके एक्सेप्शन बताता है, बाकी तो समझ में आ ही गया तेरे को। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। हाँ जी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। हाँ वो पहला है, वो 25(1) के अंदर आता है, फिर 25(2), 25(3) नियर रिलेशन रजिस्टर्ड वाला। हाँ 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 अच्छा यही वाला है। हाँ। सर एक काम करो ना सर, आप जितना भी सेक्शन है ना सब उसका लिखवा दो कि इसका ये होता है इसका ये होता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, आता है लेकिन भूल जाते हैं। ठीक बात है, मैं ही आगे लिख दूंगा ना उधर एग्जाम में, क्या टेंशन है? चलो कोई नहीं, मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय सर। ओके।